हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से राइजिंग चैम्प्स एकेडमी पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एचसीएफ के बारे में। फैक्टर्स क्या होता है ये भी हम जानेंगे। एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और हमारा आज का जो मेन टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि अंकगणित के आधारभूत प्रमेय, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अक्सर एग्जाम में पूछ देता है डिफाइन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, तो इसे हम आज अच्छे से पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले पिछले वीडियो में मैंने आपको होमवर्क क्वेश्चन दिया था, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। कमेंट बॉक्स में कई स्टूडेंट ने ये रिक्वेस्ट किया कि मैं इसे भी सॉल्व करके आपको दिखाऊं, तो आज हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देखेंगे। लेकिन अगर अब तक के सारे वीडियोज़ नहीं देखे तो उसे आप ज़रूर जाके देखिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आपका कोई डाउट या कोई क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग चैम्प्स एकेडमी, और जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। तो हम सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन देख लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m+1 और 9m+8। अब तक हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को 3q+1 और 3q+2 के फॉर्म का दिखा रहे थे। फिर इसके बाद हम एक स्टेप आगे बढ़े, हमने स्क्वायर को, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के स्क्वायर को 3m या 3m+1 के फॉर्म का दिखाया। अब हमारा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब 9m, 9m+1 और 9m+8 के फॉर्म का होता है, ये हमें शो करके दिखाना है। ठीक, तो सबसे पहले क्या कहा है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करना है। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a = bq+r, जहाँ पे r हमारा 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। a और b दो पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और q और r आपका यूनिक इंटीजर होता है, जहाँ पे r आपका 0 से बड़ा या bराबर और b से छोटा होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक, एंड b = लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, हिंदी में माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, एंड b = अब b क्या होगा, हम क्या कर रहे, अभी तक हमने जो क्वेश्चंस किया उसमें क्या किया था, bq+r को और हमारा जो क्वेश्चन में ये दिया रहता था उससे कंपेयर करके हम b की वैल्यू निकाल लेते थे। तो इस हिसाब से q के साथ b है और यहाँ m के साथ 9 है, m के साथ 9 है, m के साथ 9 है, तो इसके हिसाब से हमारा b क्या है, 9 के बराबर होना चाहिए। हम b = 9 भी ले सकते हैं, लेकिन हम यहाँ क्वेश्चन में देख रहे हैं कि हमें इसका क्यूब करना है। तो अगर हम 9 का क्यूब निकालें, अगर हम 9 का क्यूब करें तो 9 का क्यूब क्या होता है, 729। तो जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक, तो अगर हम 9 की जगह अगर हम 3 ले लें, b = अगर 3 हम ले लें, तो हम जब इसका क्यूब करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 27। तो अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम b की जगह क्या लेंगे, 3, यानी b = 3। 9 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, थोड़ा जटिल हो जाएगा। लेकिन तो अपने कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, b = 3 ले लिया। अब क्योंकि हमें ये यूक्लिड डिवीजन लेमा के हेल्प से करना है, तो हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, क्या होता है यूक्लिड डिवीजन लेमा, a = bq+r, b हमारा कितना है, 3, तो a = 3q+r, जहाँ पे r आपका 0 से बड़ा या बराबर और b से छोटा होता है। अब हमारा इस केस में r की पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो जाएंगी। सबसे पहले तो 0 के बराबर होता है तो 0, b से छोटा, b हमारा क्या है, 3 से छोटे कौन कौन से नंबर होते हैं, 0, 1, 2। ठीक, अब अगर हमने r = 0 पुट कर दिया इक्वेशन 1 में, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक, अगर हम इक्वेशन 1 में r = 0 पुट कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, a = 3q और r की जगह 0 है तो +0। ठीक, +0 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद
r इक्वल्स टू 1 पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, r इक्वल्स टू 1 पुट करने पे a इक्वल्स टू क्या हो गया 3q प्लस r की जगह 1 तो 1। फिर इसके बाद हमारा एक वैल्यू बच गया r का, r इक्वल्स टू 2, r इक्वल टू 2 पुट करने पे क्या हो जाएगा a इक्वल्स टू 3q प्लस r की जगह 2 तो 2। अब हमें क्या करना है, पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब करना है, ठीक। तो इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 3 और इसे इक्वेशन 4। तो अब अगर हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 के दोनों साइड, इक्वेशन 2 हमारा क्या है a इक्वल टू 3q, इक्वेशन 2 के दोनों साइड हम क्या करें, इसका क्यूब कर दें, ठीक। क्यूबिंग बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 के दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, a क्यूब इक्वल टू 3q का क्यूब। 3 का क्यूब कितना होता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, यानी कि 27q का क्यूब, a क्यूब इक्वल्स टू 27q। अब हम जानते हैं हमें इसे किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 9m के फॉर्म में। तो 27 को हम 9 इंटू 3 लिख सकते हैं और q क्यूब को हम ऐसे ही उतार देंगे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इसके जगह हम इसको हम m से रिप्लेस कर देंगे, वेयर m इक्वल्स टू 3q क्यूब, ठीक। तो हमारा पहला फॉर्म तो हमें दिख रहा है कि 9m के फॉर्म में हम लिख सकते हैं, यानी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर a क्यूब, a जो है उसके क्यूब को हम 9m के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक। इसे हम इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं, ठीक। अब हमारा एक फॉर्म तो हमने दिखा दिया, अब हमारा दो और बचा हुआ है 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 के फॉर्म में भी इसे लिख सकते हैं, ये भी हमें दिखाना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी तरीके से इक्वेशन 3 के दोनों साइड क्यूब कर देंगे और इक्वेशन 4 के दोनों साइड क्यूब कर देंगे, ठीक। तो इसे उतार लीजिए, तो मैं मिटा के दूसरा बताऊं। अब तक आपने इसे उतार लिया होगा, तो मैं इसे मिटा देता हूं। क्या था हमारा इक्वेशन नंबर 5, a क्यूब इक्वल्स टू 9m, ये हमारा था इक्वेशन नंबर 5। अब हम क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन 3 के दोनों साइड हम क्यूब कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का क्यूब। अब हम जानते हैं कि a क्यूब a प्लस बी के, ये हमें क्या दिख रहा है, a प्लस बी का होल क्यूब दिख रहा है। तो a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एंड ब्रैकेट में a प्लस b, ये हमारा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला है, ठीक। यहाँ पे हम इसे इसी तरीके से क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले a का क्यूब मतलब 3q का क्यूब, फिर b का क्यूब यानी कि 1, फिर 3ab, 3 इंटू a की जगह यहाँ पे 3q है और b की जगह पे 1 है, और फिर ब्रैकेट में a प्लस बी, a की जगह 3q और b की जगह 1, ठीक। तो अब हम जानते हैं 3q का क्यूब क्या हो जाएगा, 27q का क्यूब, 1 क्यूब आपका 1 ही रहेगा, 3 इंटू 3 9, 9q, और ये हमारा ब्रैकेट में 3q प्लस 1, ब्रैकेट ओपन करने पे 9 इंटू 3 27, और एक q यहाँ पे है, एक q यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, q का स्क्वायर, फिर बीच में प्लस 9q का मल्टीप्लाई 1 में करने पे हमें 9q ही मिलेगा। और ये हमारा जो प्लस 1 है, यहाँ पे प्लस 1 लास्ट में लिखा हुआ है, तो हम इसे लास्ट में लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं यहाँ से कि हमें 9 कॉमन लेना है, ठीक। तो अगर हम इन सबसे 9 कॉमन लें तो हमें क्या मिलेगा, 9 3 ज़ा 27, तो यानी कि 3q का क्यूब, फिर यहाँ पे 27 है, तो यानी 9 3 ज़ा 27, तो 3q का स्क्वायर, 9 1 ज़ा 9, तो 1 है, तो केवल q। अब हम देख रहे हैं ये सारे इंटीजर है, क्योंकि q इंटीजर है
तो उसका क्यूब भी इंटीजर होगा, 3 से मल्टीप्लाई करने पे भी हमें इंटीजर मिलेगा, तो इसे हम एक दूसरे इंटीजर m से रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर m इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 3q स्क्वायर प्लस q। ठीक, तो अब हमने देखा कि हम a क्यूब को 9m प्लस 1 के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, अब हमारा क्या बच गया 9m प्लस 8। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम इक्वेशन नंबर 4 के दोनों साइड अगर हम क्यूब कर दें तो हमें 9m प्लस 8 भी मिल जाएगा। इसे लिख लीजिए तक फिर मैं इसे बताऊं। अब तक आपने इसे लिख लिया होगा तो मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6, a क्यूब इक्वल्स टू 9m प्लस 1। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 6। अब अगर हम इक्वेशन नंबर 4 के दोनों साइड क्यूब कर दें तो हमें क्या मिलेगा, a का क्यूब इक्वल्स टू 3q प्लस 2 का क्यूब। ठीक, इस फॉर्मूले से एक्सपेंड कर देंगे, क्या हो जाएगा 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू a के जगह पे है 3q, b के जगह पे है 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ठीक, इसी फॉर्मूले से मैंने एक्सपेंड किया है, आप लोग रिलेट कर सकते हैं। 3q का क्यूब क्या हो जाता है 27q का क्यूब, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 यानी कि 8 और 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 क्यूब और इसको हम ब्रैकेट में ऐसे ही लिख देंगे एज इट इज। फिर इसके बाद 27q का क्यूब। अब हम देख रहे हैं 18q और 3q को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 18 3 जा 54 और क्योंकि एक q यहाँ पे है एक q यहाँ पे भी है तो ये हो जाएगा हमारा q स्क्वायर। फिर इसके आगे 18q का जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 2 जा 36 और q केवल एक ही है तो केवल q। प्लस 8 अलग से लिखा हुआ है तो हम इसे भी प्लस 8 को अलग से लिख देंगे। अब हम देख रहे हैं कि हमें 9 कॉमन लेना है, तो अगर हम इन तीनों टर्म से 9 कॉमन लें तो क्या मिलेगा 9 3 जा 27 यानी कि 3q का क्यूब, 9 6 जा 54 यानी कि 6q का स्क्वायर, फिर 9 4 जा 36 यानी कि 4q प्लस 8। अब इसे हम इस पूरे टर्म को हम m से रिप्लेस कर सकते हैं, इंटीजर है, वेयर m इक्वल्स टू 3q का क्यूब प्लस 6q का स्क्वायर प्लस 4q। ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 7। ठीक, तो हम देख रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन 5, इक्वेशन नंबर 6 एंड इक्वेशन नंबर 7 वी कैन से दैट क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ठीक, यहीं से हम इसे आंसर का स्टेटमेंट लिख सकते हैं। Hence, from equation number 5, 6 and 7, we can say that cube of any positive integer is of the form 9m और 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो जिन भी स्टूडेंट्स को ये सॉल्व करने में दिक्कत हो रहा था, अब मुझे लगता है कि अब आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में, तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर इसके आगे हम आज का अपना नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। अब हम जानेंगे कि HCF क्या होता है और LCM क्या होता है। HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हिंदी में हम महत्तम समापवर्तक कहते हैं, और LCM का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हिंदी में हम लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में एक वर्ड आपका आ रहा है फैक्टर। ठीक है, अब ये फैक्टर क्या होता है पहले हम ये देख लेते हैं। फैक्टर का मतलब होता है कि अगर कोई नंबर है, उस नंबर को हम किन किन नंबरों से डिवाइड कर सकते हैं। कोई नंबर जिन नंबरों से डिवाइड हो सकता है, उस नंबर को, उन नंबर्स को उस नंबर का फैक्टर कहते हैं। ठीक, कहने का मतलब ये है कि हम यहाँ पे कोई नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ले लिया 30। अब 30 को कौन कौन से नंबर डिवाइड कर सकते हैं,
1 डिवाइड कर सकता है, 2 डिवाइड करेगा, ठीक, 3 भी डिवाइड करता है, 3 के टेबल में 30 10 टाइम्स में आता है तो 3 भी डिवाइड करेगा, 5 के टेबल में 30 6 टाइम्स में आता है तो 5 भी डिवाइड करेगा, 6 के टेबल में 30 5 टाइम्स में आएगा तो 6 भी डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद 10 के टेबल में 30 3 टाइम्स में आता है तो 10 भी डिवाइड करेगा, और 15 के टेबल में 30 2 टाइम्स में आता है तो 15 भी डिवाइड करेगा, और सबसे लास्ट में ये खुद को भी डिवाइड करेगा, 30 को यानी कि अपने आप को भी डिवाइड करेगा। इसी तरह एक और नंबर हम ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने 15 ले लिया, 15 को नंबर 1 डिवाइड कर सकता है, 1 डिवाइड करता है सारे नंबर्स को। फिर 3 के टेबल में 15 5 टाइम्स में आता है तो 3 भी डिवाइड करेगा, 5 के टेबल में 15 3 टाइम्स में आता है तो 5 भी डिवाइड करेगा। फिर इसके बाद 15 खुद को भी डिवाइड करेगा। तो अब हम देख रहे हैं कि ये 1 2 3 5 6 10 15 13 ये सारे नंबर 30 को डिवाइड कर रहे हैं, तो हम इन नंबर्स को इस नंबर का फैक्टर कहेंगे। ये सारे नंबर इस नंबर के फैक्टर हैं। इसी तरीके से 1 3 5 15 ये सारे नंबर 15 को डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब 1 3 5 15 ये जो नंबर्स हैं ये इस नंबर के 15 के फैक्टर्स हो गए। ठीक, तो अब फैक्टर्स आपको समझ में आ गया। अब हम देखते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझ में आ गया। फैक्टर के बाद अब हम कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास 2 नंबर है, इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो 3 ये आपका कॉमन फैक्टर है। ठीक, यहाँ पे हम 1 को भी फैक्टर के कॉमन फैक्टर के उसमें ऐड करेंगे, यानी कॉमन फैक्टर कंसीडर करेंगे। 3 को भी कॉमन फैक्टर, 3 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया। फिर इसके बाद 5 भी आपका कॉमन फैक्टर होगा। अब हम देख रहे हैं इसके बाद 15 भी आपका कॉमन फैक्टर है। इसका मतलब 15 को जितने नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो सारे नंबर 30 को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें 30 और 15 में ये कॉमन नंबर्स मिले, 4 कॉमन फैक्टर्स मिले। अब इन चारों कॉमन फैक्टर में से हमें हाईएस्ट ढूंढना है। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा। अब इसमें हम देख रहे हैं सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 15। ठीक, तो सबसे बड़ा नंबर 15 है, तो 15 का HCF यानी कि इन दोनों का जो HCF होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 और 15 का क्या हो जाएगा? 15। ठीक, हम इसे दूसरे एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। मैंने 30 की जगह 18 ले लिया। अब 18 को कौन कौन से नंबर डिवाइड करते हैं? 1 तो करेगा ही। 2 के टेबल में 18 9 टाइम्स में आता है। 3 के टेबल में 18 6 टाइम्स में आता है। 6 के टेबल में 18 3 टाइम्स में आएगा। 9 के टेबल में 2 टाइम्स में, और सबसे लास्ट 18 के टेबल में 1 टाइम्स में। फिर इसके अलावा दूसरा नंबर मैंने 24 ले लिया। ठीक, 24 1 डिवाइड करेगा 24 को। 2 के टेबल में 12 टाइम्स में आएगा। 2 1 2 2 2 4 यानी कि 12 टाइम्स में। 3 के टेबल में 24 8 टाइम्स में आता है। 4 के टेबल में 24 6 टाइम्स में आएगा। फिर 6 के टेबल में 24 4 टाइम्स में आता है। 8 के टेबल में 3 टाइम्स में। 12 के टेबल में 2 टाइम्स में, और 24 के टेबल में 1 टाइम्स में। तो ये सारे जो हो गए वो फैक्टर हो गए 18 के, और ये सारे जो फैक्टर हैं वो हो गए 24 के। अब हमें क्या ढूंढना है इसमें? कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर 1 होगा, 2 भी होगा, 3 भी हो गया, 4 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ पे 6 हो गया कॉमन फैक्टर। 9 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 8 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। यहाँ 18 है, 18 इन दोनों में कहीं नहीं है। 20 इसमें कहीं नहीं है 18। 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 24 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो इसका मतलब हमारे पास टोटल 4 कॉमन फैक्टर हो गए 18 और 24 के। अब कॉमन फैक्टर के बाद हमें हाईएस्ट ढूंढना है, तो इसमें हाईएस्ट कौन सा है? 1 2 3 6। 1 2 3 6 में हाईएस्ट नंबर कौन सा होता है? 6 होता है। तो इसका मतलब HCF क्या हो गया 18 और 24 का? HCF ऑफ 18 एंड 24 इक्वल्स टू 6। ठीक, HCF आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं LCM की तरफ, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इसमें भी एक वर्ड आपका आ रहा है मल्टीपल। देख लेते हैं क्या होता है मल्टीपल। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 5। ठीक, हमने 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया। 5 में 1 से मल्टीप्लाई किया 1 मिल गया। 5 में 2 से मल्टीप्लाई किया 10 मिला। 3 से मल्टीप्लाई किया 15 मिला। 4 से मल्टीप्लाई किया 20 मिला।
5 से मल्टीप्लाई किया 25, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 30। इसी तरीके से हम और भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें और भी मल्टीपल मिलते जाएगा। यानी कि 5 में हमें किसी भी नंबर से हम किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें जो रिजल्ट मिलता है वही होता है उस नंबर का मल्टीपल। एक तरीके से हम कह सकते हैं मल्टीपल का मतलब टेबल। ठीक, देखिए हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, हमको एक टेबल के फॉर्म में मिलते जा रहे हैं, नंबर जो है हमें एक टेबल के फॉर्म में मिलते जा रहे हैं। अब हम अगर दूसरा देखें तो हम एक और नंबर ले लेते हैं। मान लीजिए मैंने 10 ले लिया। 10 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 20, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 30, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 40 मिलेगा। और आगे भी हम नंबर मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें आगे नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये सारे जो नंबर्स हैं ये 5 के क्या हो गए, मल्टीपल हो गए। ये सारे जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए, 10 के मल्टीपल्स हो गए। ठीक, तो किसी नंबर में किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई करने पे जो रिजल्ट मिलता है हम उसे उस नंबर का मल्टीपल बोलते हैं। अब ये तो हो गया आपका मल्टीपल। मल्टीपल के बाद कॉमन मल्टीपल क्या होगा। ठीक, कॉमन वर्ड आया इसमें। कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जो दोनों में हो। तो अब हम देख रहे हैं कौन कौन से नंबर दोनों में है। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 10 इसमें है और इसमें भी है, तो एक कॉमन मल्टीपल ये हो गया। 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 20 इसमें है और इसमें भी है, तो इसका मतलब दूसरा कॉमन मल्टीपल मिल गया। 25 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 30 इसमें है और इसमें भी है, यानी कि 30 भी कॉमन मल्टीपल हो गया। और आगे नंबर हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे हमको और कॉमन मल्टीपल मिलते जाएंगे। लेकिन हमें सारे कॉमन मल्टीपल्स को नहीं देखना है, क्या चेक करना है, लीस्ट वर्ड यहाँ लिखा है, हमें लीस्ट वर्ड पे ध्यान देना है, यानी कि सबसे छोटा, हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल इसमें ढूंढना है। तो अब देखिए इसमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा दिख रहा है आपको, 10। ठीक है, तो एलसीएम क्या हो गया 5 और 10 का, एलसीएम हुआ 5 और 10 का 10। ठीक हो गया, ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल हुआ। ठीक, अगर आप दूसरे एग्जांपल से समझना चाहें तो मैं आपको एक और एग्जांपल दे सकता हूं, एक और एग्जांपल देके दिखाता हूं। ठीक, अब मान लीजिए मैंने ले लिया 9 हम ले लेते हैं। ठीक, 9 के टेबल में 9 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 9 मिला, 18 मिला, 2 से मल्टीप्लाई करने पे, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 27 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 36 मिल गया, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 45 मिला। और आगे भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें और भी नंबर्स मिलते जाएंगे। दूसरा मैंने 3 ले लिया, 3 में 1 से मल्टीप्लाई करने पे 3 मिलेगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 6 मिला, 3 से मल्टीप्लाई करने पे 9 मिलेगा, 4 से मल्टीप्लाई करने पे 12 मिला। ठीक, 5 से मल्टीप्लाई करने पे 15, 6 से मल्टीप्लाई करने पे 18, और इसी तरह और भी नंबर से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमें और नंबर्स मिलते जाएंगे। तो ये सारे नंबर जो है वो 9 के मल्टीपल हो गए, ये सारे नंबर जो है वो 3 के मल्टीपल हो गए। अब हमें किस वर्ड पे ध्यान देना है, कॉमन मल्टीपल। कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे, क्योंकि 9 और 3 में 3 छोटा है तो हम 3 से देखते चलेंगे। यहाँ पे 3 है लेकिन इसमें 3 नहीं है, 6 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 9 इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक, 12 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 15 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 18 इसमें है और इसमें भी है। और भी आगे कई मल्टीपल मिलेंगे जो कि दोनों में कॉमन होंगे, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, लीस्ट ढूंढना है, यानी कि सबसे छोटा ढूंढना है। तो सबसे छोटा कौन सा है इसमें, 9। तो अब एलसीएम क्या हो गया 9 और 3 का, 3 9 लिखे या 9 3 दोनों सेम बात है। ठीक, एलसीएम क्या हो गया 9, लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या है 9। ठीक, आई होप आपको अच्छे से एचसीएफ और एलसीएम का मतलब समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो कि इंपॉर्टेंट भी है। अब हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, यानी कि अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, जिसका प्रूफ दिया था महान मैथमेटिशियन कार्ल फ्रेडरिक गॉस ने। क्या कह रहा है ये थ्योरम, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड और फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। ठीक है, कोई भी कंपोजिट नंबर। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि कंपोजिट नंबर क्या है। कंपोजिट नंबर हमने लोअर क्लास में पढ़ा होगा आपने कि कंपोजिट नंबर वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। ठीक, अ नंबर विच हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स इज नोन एज कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर ऐसा नंबर है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे, उसको हम कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, फैक्टराइज कर सकते हैं, यानी कि कैसे इसका गुणनखंड कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में, यानी कि प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में उसको हम लिख सकते हैं, उसका फैक्टर कर सकते हैं। अब हमने कोई प्राइम नंबर कंपोजिट नंबर ले लिया, जैसे मान लीजिए हम 15 ले लेते हैं। 15 का अगर हम फैक्टर करें तो 15 का फैक्टर क्या होगा,
3 के टेबल में 5 टाइम्स में आता है, 5 के टेबल में 5 1 टाइम्स में आएगा, यानी कि इसका फैक्टर क्या हो जाएगा 3 × 5। एक और नंबर हम कोई ले लेते हैं, मान लीजिए हमने 16 ले लिया, या 16 रहने दीजिए, 12 ले लिया। 16 भी ले सकते हैं, लेकिन 12 से थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, 2 के टेबल में 12 6 टाइम्स में आया, 2 के टेबल्स में 6 3 टाइम्स में आया, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स में, यानी कि 2 × 2 × 3। अब हम देख रहे हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर तो ये है, 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए, एक तो 3, एक 5, 1 खुद भी फैक्टर होगा इसका, और 15 खुद भी होगा, तो यानी टोटल 4 फैक्टर हो गए। तो ये कंपोजिट नंबर तो है। 12 के कितने फैक्टर हो गए? सबसे पहले तो 12 खुद होगा, फिर 6 हो गया, 3 हो गया, 1 और 2, यानी इसके 5 फैक्टर हो गए, तो ये भी कंपोजिट नंबर है। तो अब आगे क्या कह रहा है, कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ प्राइम के रूप में। तो हम यहाँ देखिए, हमने इसको प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में ही लिखा है। 3 और 5 प्राइम होते हैं, 2 और 3 ये भी प्राइम होता है, तो हमने कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखा है। आगे क्या कह रहा है, एंड फैक्टराइजेशन इज यूनिक। ये जो फैक्टराइजेशन है ये यूनिक रहेगा, इसको हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते हैं। ठीक, अगर मान लीजिए मैंने इसे 4 × 3 लिख दिया या 2 × 6 लिख दिया, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो 4 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, तो अभी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। यहाँ जो 6 है ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें कैसे इसको लिख सकते हैं, प्राइम नंबर के फैक्टराइजेशन में। ठीक है, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में, और तो हमारा ये मान्य नहीं होगा, ये भी मान्य नहीं है, यानी कि हम इन दोनों को इस तरीके से नहीं लिख सकते, क्योंकि हमारा ये प्राइम नंबर नहीं रह गया और ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से। और केवल कोई भी कंपोजिट नंबर है उसका जो प्राइम नंबर का प्रोडक्ट होगा वो यूनिक होगा, यानी उसे हम एक ही तरीके से लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। हम इसको दूसरे तरीके से तभी लिख सकते हैं, हम इसका जब ऑर्डर चेंज कर दें, यानी कि मान लीजिए यहाँ 3 पहले था, बाद में था, तो मैंने 3 को पहले लिख दिया, या फिर 3 को मैंने और आगे सबसे आगे लिख दिया। ठीक, तो फैक्टराइजेशन तो सेम ही है, बस हमारा क्या हुआ है, ऑर्डर चेंज हो गया है। यहाँ भी हम इसको 5 × 3 लिख सकते हैं, तो फैक्टराइजेशन तो सेम है, लेकिन ऑर्डर इसका चेंज हो गया है। तो ये हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स कह रहा है। ठीक, एक बार फिर से समझ लेते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। ठीक, जैसे हम यहाँ पे देख रहे हैं 15 का कितने फैक्टर हो गए, 3 और 5, 15 खुद और 1 भी, तो यानी कि टोटल 4 फैक्टर हो गए, 2 से ज़्यादा हैं, तो ये हमारा प्राइम कंपोजिट नंबर है। 12 हमने लिया, 12 के कितने फैक्टर हो गए, 12, 6, 3, 1 और 2, यानी कि टोटल 5 फैक्टर, तो इसके भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, यानी ये भी कंपोजिट नंबर है। इसको हम प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख के दिखाया मैंने। फिर जो फैक्टराइजेशन होगा वो यूनिक होगा, यानी कि इसका जो हम फैक्टराइजेशन है उसको हम दूसरे तरीके से नहीं लिख सकते। अगर हम दूसरे तरीके से लिखें, जैसे मान लीजिए मैंने 4 × 3 लिखा, तो 4 हमारा कंपोजिट नंबर हो गया, प्राइम नंबर तो रहा नहीं। 6 भी हमारा प्राइम नंबर नहीं रहा, तो यानी ये हमारा मान्य नहीं होगा, ये हम इसे स्वीकार्य नहीं करेंगे। तो इस तरीके से फैक्टराइजेशन जो है वो केवल यूनिक होगा। उसको हम दूसरे तरीके से तभी लिख सकते हैं जब हमें जो फैक्टर मिला है उसको हम ऑर्डर चेंज कर दें। ये जो फैक्टर्स हमें जो मिले हैं, यानी 2 और 3, इसका अगर हम ऑर्डर चेंज कर दें तभी हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन फैक्टराइजेशन सेम रहेगा। ठीक, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। आज के लिए बस इतना ही। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी हो तो उसके लिए आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग जेम्स एकेडमी। ठीक, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है राइजिंग जेम्स एकेडमी। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे होम, स्टे सेफ, कीप राइजिंग एंड गो अहेड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।